अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सेकंड क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 24 से लेक्चर नंबर 27 तक हमने कवर करना है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टास्क नेटवर्क के हवाले से। तो इस जो लेक्चर नंबर 24 है स्केजुलिंग वाला, इसमें हमने क्या पढ़ना है? इसमें हमने ये पढ़ना है कि जो टास्क नेटवर्क है उसकी डिटेल्स मैं पीछे वाले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। तो टास्क नेटवर्क को क्रिएट करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है? स्केजुलिंग। स्केजुलिंग का क्या मतलब होता है कि आपने अपने काम को टाइम के लिहाज से डिवाइड कर दिया। इसकी डिटेल हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं स्केजुलिंग की डिटेल के हवाले से नहीं बताऊँगी। कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, हमने उसका एक डिवीजन की होती है कि हमने इसकी डिज़ाइनिंग इतने टाइम में कंप्लीट करनी है और इसका कोड वगैरह इतने टाइम में लिखना है वगैरह वगैरह। ये अगर आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में अपनी जो डॉक्यूमेंट फाइल है उनको स्टडी किया तो आपको पता होगा कि उसमें हर चीज़ जो है वो डिटेल में स्केड्यूल की होती है कि ये टाइम इतने वीक में कंप्लीट होना है, ये चीज़ कोडिंग इतने टाइम में कंप्लीट होनी है वगैरह। नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो यूज़ टेक्निक नॉन एज। दो टेक्निक हम यूज़ करते हैं स्केजुलिंग के लिए। एक का नाम है PERT, प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, और सेकंड है क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसको CPM भी कहते हैं। दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ये क्यों यूज़ होती हैं? दीज आर क्वांटिटेटिव टूल्स दैट अलाउ द सॉफ्टवेयर प्लानर टू डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ। एक तो ये क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती हैं, और सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है दे आल्सो हेल्प प्लानर टू कैलकुलेट बाउंड्री टाइम दैट डिफाइन अ टाइम विंडो फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। ये जो है वो कैलकुलेट करवाती है, जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो एक मखसूस टाइम लगता है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम इन टेक्निक को यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो बाउंड्री पैरामीटर्स किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लिखे गए हैं, 5 पॉइंट हैं, इनको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू यूज़ PERT एंड CPM द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड। ये दो टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ अ प्रोडक्ट फंक्शन, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोसेस मॉडल एंड टास्क, एस्टिमेट एफर्ट और इंटरडिपेंडेंसीज। नेक्स्ट है टाइम चार्ट, टाइमलाइन चार्ट, जिसको हम गैंट चार्ट भी बोलते हैं। या आप इसको समझ लें कि पहले आपने विजुअली कोई चीज़ वैसी लिखी हुई थी, तो फिर आपने उस चीज़ को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। पहले आपने वैसे रिटर्न में लिखी हुई थी कि ये चीज़ 1 वीक से 2 वीक में कंप्लीट होनी है, 3 वीक में। तो फिर ये जो टाइमलाइन चार्ट है, इसमें आप ग्राफ की सूरत में इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप देखें, कॉन्सेप्ट स्कोपिंग है, तो वीक 1 से वीक 5 तक ये इसकी लाइन लगी हुई है, वीक 1 से वीक 5 तक ये चलेगा। फिर आइडेंटिफाई नीड्स एंड बेनिफिट्स, तो ये वीक 1 के जो दिन हैं, कुछ दिन उनमें होगा। फिर उससे नेक्स्ट जो है वो वीक 1 के जैसे ही आइडेंटिफाई नीड्स एंड बेनिफिट्स वाला टास्क ख़त्म होगा, तो उससे नेक्स्ट सेकंड वीक तक दूसरा टास्क चलेगा, फिर इसी तरह से आगे। तो ये जो हाईलाइटेड लाइंस हैं, इससे ये क्लियर किया जा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टास्क इतने वीक तक चलेगा, इतना टाइम ड्यूरेशन है इसका। तो सिंपल जो रिटर्न में चीज़ है ना, उसको ग्राफिक में रिप्रेजेंट करने को टाइम लाइन कहते हैं या गैंट चार्ट बोलते हैं। तो ये भी आपके फाइनली प्रोजेक्ट में होता है। अब नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 24, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। अब पीछे हमने स्केजुअल तो कर लिया, लेकिन स्केजुअल कर लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि ये भी चेक करना होता है कि प्रोजेक्ट में जो स्केजुअल किया गया है, क्या प्रोजेक्ट उस स्केजुअल को फॉलो कर रहा है या नहीं। जैसा स्टूडेंट की एग्जांपल ली तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर रहेगा कि स्केजुअल बना लिया कि कल मैंने फ़लाँ सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने दिन में मेरे कवर हो जाने। तो स्केजुअल बनाते हुए तो 3-4 दिनों में एक बुक हम लोग कवर कर लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में उसको पढ़ने की बारी आती है तो वो 1 महीने में भी हमसे कवर नहीं हो पाता। तो यही एग्जांपल है कि साथ साथ प्रोजेक्ट को ट्रैक भी करना है कि वाकई जो हमने स्केजुअल बनाया वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रेस आ रही है या नहीं आ रही। तो इसको ही हम बोलते हैं प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। इसमें हम कंपेयर करते हैं कि जो हमने प्लान की थी कितनी प्रोग्रेस हो जानी चाहिए, क्या एक्चुअल प्रोग्रेस उतनी हुई है या नहीं। नेक्स्ट है EVA। अच्छा, ट्रैकिंग मेथड्स इंक्लूड, ये आपने ट्रैकिंग के जो मेथड्स हैं इनको भी एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। द लास्ट 2 टेक्निक्स आर डिस्कस्ड इन फर्दर डिटेल्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। लास्ट 2 टेक्निक्स हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है EVA, शॉर्ट फॉर्म इसकी EVA, इसको बोलते हैं अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस। अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस क्या करती है कि ये बताती है कि प्रोजेक्ट कितना मुकम्मल हुआ और बजट के मुताबिक कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसके कुछ फार्मूलाज वगैरह हैं और कुछ एब्रिविएशन है जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जैसे SPIS स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स, और सेकंड है SV स्केजुअल वेरिएंस,
और CV है, ये जो नीचे सिमिलरली वाले पॉइंट में भी ये जो 4-5 एब्रिविएशन है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपने एक दफ़ा इनकी एब्रिविएशन वगैरह देख लेनी है। ये लास्ट पे एक लाइन है, वैल्यू ऑफ CPI क्लोज टू 1 मीन प्रोजेक्ट इज़ विद इन डिफाइंड बजट। अगर CPI क्लोज टू 1 होगा, CPI के सामने लाइन लगी होगी, जैसे नार की लाइन होती है जिसको हम टिल्ड लाइन भी बोलते हैं ना, थोड़ी अलिफ के ऊपर जैसे मद होती है, इस तरह की लाइन अगर CPI के सामने लगी और आगे 1 लिखा हो तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट जो है वो बजट के अंदर कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर SPI एंड CPI we estimate how the project is progress, if we have these value close to 1, it means that we have a good estimate and the project is under control। ये तो उन्होंने जस्ट 1 का बताया कि अगर 1 के आ रहा है, क्लोज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है, वो अंडर बजट है। लेकिन अगर लेस देन 1 होगा तो उससे क्या मुराद है, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो उससे का क्या मतलब होता है। SPI अगर ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो मतलब फेवरेबल है, और लेस देन 1 हो जाता है तो अनफेवर में यानी लॉस हो रहा है, बजट जो है वो कम पड़ रहा है। नेक्स्ट है एरर ट्रैकिंग। एरर ट्रैकिंग में क्या होता है, ये भी यूज़ होता है प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है उसको ही मेजर करने के लिए, उसको ही एस्टिमेट करने के लिए। एरर ट्रैकिंग कैन आल्सो बी यूज्ड टू एस्टिमेट द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। इन दिस केस वी ट्रैक एरर इन वर्क प्रोजेक्ट। हम एरर को ट्रैक करते हैं टू असेस द स्टेटस ऑफ अ प्रोजेक्ट। द प्रोसेस वर्क एज वी कलेक्ट एरर रिलेटेड मैट्रिसेस over many projects and determine our defect removal efficiency in the following manner। defect removal efficiency क्या होती है, DR इसका फार्मूला है इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई E प्लस D, वेयर E का यहाँ पर E का मतलब होता है एरर फाउंड बिफोर शिपमेंट। शिपमेंट से पहले किसी भी सॉफ्टवेयर को शिपमेंट से पहले जो एरर आ जाता है उसको हम E कहते हैं, और D जो है वो ड्यूरिंग ऑपरेशन अगर कोई एरर मिल जाता है तो उसको D कहते हैं, उसको D से डिनोट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ये एक जो एग्जांपल दी हुई है ये आपके उसी फार्मूला के तहत ही सॉल्व हो रही है, तो इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग इज़ यूज्ड इन सिवियर डेडलाइन प्रेशर। अगर सिवियर डेडलाइन का प्रेशर हो, हमें फौरी तौर पर वो काम, वो प्रोजेक्ट डेडलाइन के अकॉर्डिंग देना हो, तो क्या होता है कि ये टाइम बॉक्सिंग वाली टेक्निक यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड इंक्रीमेंटल स्ट्रेटजी विद टास्क एसोसिएटेड विद ईच इंक्रीमेंटेड आर time boxed in following manner। scheduling for each task is adjusted by work backward। for the delivery date a box is put around each task। when a task hit the boundary of the box work stop and next task begin। इसमें क्या होता है कि हर टास्क को फिक्स टाइम दिया जाता है, और जैसे ही नेक्स्ट टास्क का टाइम स्टार्ट होता है तो पिछले टास्क को वहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। प्रिंसिपल बिहाइंड टाइम बॉक्सिंग इज 9 to 10 रूल। इसकी बिहाइंड जो प्रिंसिपल है वो 9 to 10 रूल का है। रेदर देन बिकमिंग स्टक ऑन 10%, अगर 10% एक काम हुआ है तो और क्या है कि द प्रोडक्ट प्रोसीड टुवर्ड द डिलीवरी डेट इन 90%। इन दिस केस 10% भी हुए तो भी अगर उसका वो जो टाइम फिक्स किया गया था वो अगर ख़त्म हो गया तो उसको नेक्स्ट पे मूव कर देना चाहिए। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि एक स्टूडेंट को जब भी टीचर पढ़ा रहे होते, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बता रहे होते कि पेपर में आपने टाइम इस तरह से मैनेज करना है, तो हमेशा टीचर ये बताते हैं कि आप अपना टाइम डिवाइड कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने 10 मिनट्स में करना है और वो आपका भी हाफ रहता है और आपके 10 मिनट्स गुजर चुके हैं, तो आपके बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी रहने का ख़तरा है। सो आपने डेडलाइन को तो हर हाल में मीट करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको एक्स्ट्रा टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया जाए। एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो भी 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलता। तो अगर वो आपका क्वेश्चन रहता है तो भी आपने जैसे ही वो टाइम ख़त्म होगा जो आपने स्केड्यूल किया है अपने अकॉर्डिंग, नेक्स्ट टाइम जैसे स्टार्ट होगा तो आपने अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। फिर लेक्चर नंबर 27 है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एश्योर करना कि उसकी क्वालिटी सही है या नहीं। क्वालिटी कैन नॉट बी अज्यूम्ड विदाउट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इट्स नेचर एंड characteristics। so the first question one has to ask what is quality। क्वालिटी होती क्या है। जब तक आप इसके नेचर को नहीं समझेंगे तो क्वालिटी को अश्योर करना डिफ़िकल्ट है। तो सॉफ्टवेयर की इन्होंने क्वालिटी की खुद डिफिनेशन दी है। इज डिफाइंड एज कन्फर्मेंस टू एक्सप्लिसिटली स्टेट फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती। फंक्शनल रिक्वायरमेंट से ये मतलब है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, परफॉर्म होनी चाहिए।
किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उस काम को करने के लिए, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। तो डॉक्यूमेंटेड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड एंड एक्सप्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक दैट आर एक्सपेक्टेड टू ऑल प्रोफेशनली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी से ये मुराद है कि उस प्रोजेक्ट की जो भी फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए। प्राइवेसी के हवाले से जो भी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं वो भी पूरी होनी चाहिए, और इसके कोई बग और एरर वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि मेंशन होती हैं, और कुछ ऐसी भी रिक्वायरमेंट होती हैं जो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होती रिक्वायरमेंट्स में, लेकिन एक्सपेक्ट की जा रही होती हैं कि ये चीज़ ऐसी। जो एसक्यू टीम होती है एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस टीम, उसका मतलब मकसद ये होता है कि मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्मेशन दे कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसी चल रही है। नेक्स्ट है क्वालिटी अश्योरेंस, ये वही चीज़ है। फिर आती है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि पहले पैराग्राफ को छोड़ के सेकंड पैराग्राफ में, क्वालिटी हैज़ अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन, अप्रेजल एंड फेलियर। आप क्वालिटी को चेक करते हुए या क्वालिटी को, अगर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बढ़ाने की बार बार कोशिश करते रहेंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी कॉस्ट आप पे, आपके प्रोजेक्ट पे पड़ रही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली से क्या मुराद है कि डायरेक्टली तो अगर आपका बजट बढ़ रहा है, आपके उस पर कोई पैसे लग रहे हैं तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है, और इनडायरेक्टली भी इस तरह से कि अगर आप अपनी टीम को इस पे लगाए रखेंगे तो ओबियसली आपकी टीम का टाइम ज़ाया हो रहा है, आप उन्हें पे करते हैं ना, तो वो उस टाइम पे अगर आप इस सॉफ्टवेयर में लगाए रखेंगे तो ऑब्वियसली वो एक इनडायरेक्ट कॉस्ट भी पड़ रही है। तो इफ़ वी ट्राई टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली वी विल हैव टू incur cost. This cost include quality planning, formal technical reviews, test equipments। और अगर हमने कोशिश करनी है कि प्रॉब्लम्स से हम अपने प्रोजेक्ट को दूर रख सकें तो उसमें फिर क्वालिटी को प्लान करना पड़ेगा, टेक्निकल रिव्यूज़ चाहिए होंगी, टेस्ट इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे और ट्रेनिंग्स वगैरह करवानी होंगी। नेक्स्ट है एसक्यू एक्टिविटीज़, सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस की एक्टिविटीज़। देयर आर 2 डिफरेंट ग्रुप्स इन्वॉल्व इन एसक्यूए रिलेटेड एक्टिविटीज़। सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस के हवाले से 2 डिफरेंट ग्रुप होते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु डू द टेक्निकल वर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो कि टेक्निकल वर्क कर रहे होते हैं, और दूसरा वो एसक्यूए ग्रुप होता है जो कि क्वालिटी अश्योरेंस को प्लान करना, रिकॉर्ड रखना और एनालिसिस और रिपोर्ट्स वगैरह देने का काम करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एड्रेस क्वालिटी बाय अप्लाइंग सॉलिड टेक्निकल मेथड, टेक्निकल मेथड्स को यूज़ करते हुए वो ये जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी होती है उसको मेजर करते हैं और कंडक्ट करते हैं फॉर्मल और टेक्निकल रिव्यूज़ को, और परफॉर्म करते हैं वेल प्लान्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और एसक्यू ग्रुप क्या करते हैं, असिस्ट द सॉफ्टवेयर टीम इन अचीविंग अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। फिर एसक्यू ग्रुप एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। एसक्यू ग्रुप की एक्टिविटीज़ कौन, एसक्यू ग्रुप की काम क्या होता है, इसका बुनियादी मकसद ये इंश्योर करना है कि प्रोजेक्ट जो है वो जो डिफाइंड स्टैंडर्ड और प्रोसेस बताए गए हैं, जो प्रोसीजर बताए गए हैं डिफाइंड हुए हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, तो उसके मुताबिक वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ से एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं कि द प्लान इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवेल्यूएशन टू बी परफॉर्म, ऑडिट एंड रिव्यू टू बी परफॉर्म, स्टैंडर्ड दैट आर एप्लीकेबल टू द प्रोजेक्ट, अमाउंट ऑफ द फीडबैक प्रोवाइडेड टू द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम। तो लंबे चौड़े पैराग्राफ को आप लोग पढ़ना चाहते हो तो एक दफ़ा पढ़ लें। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी को कंट्रोल करने के बारे में एक पैराग्राफ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क वंस वी हैव डिफाइंड हाउ टू असेस क्वालिटी, एक दफ़ा हमने अगर डिफाइन कर लिया तो उसको किस तरह से हम असेस करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट आवर प्रोसेस डिलीवर द प्रोजेक्ट विद द डिजायर्ड क्वालिटी, दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कि हमने एक दफ़ा क्या किया कि उस चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया क्वालिटी को, तो हम अब किस तरह से हम मेक श्योर करें कि जो प्रोसेसेस हैं वो या प्रोडक्ट उसी तरह से डिलीवर हो रही है, जो डिज़ायर्ड क्वालिटी हम चाह रहे हैं उसी क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो डिलीवर हो रही है या नहीं। The basic principle of quality control is to control the variation, and variation control is the heart of quality control। क्वालिटी कंट्रोल का जो मेन प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, वो है वेरिएशन करना, बार बार चीज़ों को चेक करना, क्वालिटी को बार बार चेक करेंगे कि कहाँ पर कौन सी मिस्टेक हो रही है, तो इस तरह से आप क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है कि कंट्रोल इज़ द हार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। वेरिएशन को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो फिर आप क्वालिटी को भी कंट्रोल रख सकते हैं।